है मैथ सेकेंड ना, BCA मैथ सेकेंड ना, उसमें यूनिट 4 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेबस जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने विस्तृत तरीके से पढ़ा था। तो मैंने आपको हर बार यही बोल रहा हूँ कि हर यूनिट का बेसिक फार्मूला, बेसिक डिफिनीसन और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हैं, जो भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप पा रहे हो, वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिजल्ट भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? उसका रिजल्ट भी, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम एज ए क्वेश्चन बनेंगे और रिजल्ट याद रहेगा तो आप आंसर आसानी से मार सकते हो। ये मैथमेटिक्स के लिए है। बाकी आपके जितने पेपर हैं, थ्योरेटिकल जो भी पेपर हैं, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बेसिक चीज़ें उसके पढ़ते जाइए। थ्योरेटिकल पेपर में बेसिक पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। अब आपको लिखना नहीं है, आपका जो भी चीज़ है, जो भी पेपर है आपका, एक मैनेजमेंट का पेपर है और एक थ्योरी का कौन सा पेपर है, एक अकाउंट का पेपर है। तो अकाउंट तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, सी है ना, तो उन सब का कम से कम अब सी, अब वहाँ पे प्रोग्राम नहीं बनाने को पूछेगा, अब उसमें सिंटेक्स पूछेगा, उसमें छोटी छोटी जो सी में क्या होता है, तो छोटा छोटा बेसिक पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा नंबर उड़ जाएगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है, आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव में आपके एफर्ट का 100% आपको मिलता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एफर्ट का 100% नहीं मिलता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 3 घंटा एग्जामिनेशन पीरियड का तो असर ये है, साथ एग्जामिनर के मूड के ऊपर का है। एग्जामिनर काफ़ी किस मूड में चेक कर रहा है, किस मोड में है, किस परिस्थिति में है, आपके आगे 10 कापियाँ कैसी मिली उसको, वो भी आपके कापी पर असर डालता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100% एफर्ट है तो 100% आउटपुट आएगा। आपका ऑप्शन ए सही है, आप पढ़ के मारे हैं, तो उसमें एग्जामिनर एक भी रुपया आपका, एक भी नंबर, एक भी परसेंट नहीं काट सकता, आपको 100% एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर पाने का ऑब्जेक्टिव सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैबिट में आ जाते हैं, आदत जो बना लिए हैं कि कम पढ़ के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए सब्जेक्टिव, उसी में से 5 क्वेश्चन आएगा, नंबर उठ जाएगा। ये हमें जो मानसिक रूप से, दिमागी रूप से बना दिया है, इसी वजह से हमको ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा परसेंटेज घटा देगा, कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमको अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए हर यूनिट का बेसिक छोटे छोटे प्रॉब्लम पढ़ने हैं। तो जहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन याद करते थे, समझते थे, रटते थे, थ्योरी में भी, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ों को बस पढ़ना है। आप यदि ईमानदारी से केवल पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से हर यूनिट टच करके भी जाते हो, तब भी आपका ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव से अच्छा नंबर आएगा। सब्जेक्टिव में आप लिखते हो, थ्योरी पेपर, यदि मैथमेटिक्स का तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन थ्योरेटिकल में पेपर है, और यदि आप उसका 8 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो वो 8 नंबर में 8 नंबर आपको कभी नहीं मिलने वाला है, कितना भी अच्छा लिख के आइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक सही क्वेश्चन आपने किया तो आपको 1 में 1 नंबर मिलेगा, 10 आपने क्वेश्चन किया तो 10 में 10 मिलेगा। तो ये सब दिमाग से निकाल दो कि परसेंटेज कम हो जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, नंबर नहीं उठ रहा है, इस वजह से कि हम मेहनत उस लेवल से नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलरली पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो लास्ट में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम टेबल आएगा, उससे 10 दिन में पढ़ के 10 क्वेश्चन, हर यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के जाएंगे, करके चले आएंगे, तो हमारा नंबर उड़ जाता है, 50-60 पा जाते हैं इधर, और सेशनल में पा जाते हैं 70% हो जाएगा। अब इसमें तो हम कुछ पढ़े नहीं हैं तो हमारा परसेंटेज घट जाएगा। ये तरीके के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है, ऐसे लोग पूछते हैं। अभी भी आपका टाइम टेबल नहीं है, अभी आपके पास, आप यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे
टाइम टेबल आने के बाद भी जो आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा आज से भी, तो हमें मिनिमम 20 दिन आपको मिलेगा, कितना भी। यदि आज टाइम टेबल विद्यापीठ देता है तो मिनिमम 10 दिन 15 दिन के बाद का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। तो अब से भी आपने जितना पढ़ा है पूरा, आप 3-4 महीना कंटिन्यू एकदम आके पढ़े हैं, सबका अटेंडेंस अच्छा रहा है, मैक्सिमम लोगों का 70-75% से ऊपर अटेंडेंस रहा है, तो आपने पूरा रेगुलर क्लास किया है। अब उसको आप बेसिक चीज़ों का अपने हिसाब से नोट्स बना के पढ़िए, अपने से। ये नहीं कि ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप किताब खोलते हो और पढ़ने लगते हो, ऐसे सामने किताब खोला और पढ़ने लगते हो, या फिर खूब आराम परस्त व्यवस्था बनाते हो, बिस्तर पे तकिया 2 ठे साइड में, बिस्तर पे लेट गए, कॉपी को ऐसे सेट करते हो कि अपने आप पन्ना भी पलट जाए, ऐसा कुछ सोचते रहते हो और उसके बाद पढ़ने लगते हो। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, आपके हाथ में पेन होना चाहिए। और भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, आप जब एग्ज़ामिनेशन के कुछ दिन पहले, 1 महीना 10 दिन आपके पास जब टाइम है, तो हमेशा आपके पास पेन होना चाहिए, और जो आप पढ़ रहे हो उसका रफ पेन चलते रहना चाहिए। आप 2 काम कर रहे हो एक साथ पढ़ रहे हो, एक साथ लिख रहे हो, रिवीजन 2 बार हो रहा है। एक बार से 2 बार रिवीजन करने में आपको ज़्यादा फायदा होगा कि एक बार में? बोलो। इस बार आप रफली लिखो, कुछ मत लिखो, उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है उसको चला लो। कुछ नहीं हो रहा है तो हाइलाइटर रखो, हाइलाइटर से जो पढ़ रहे हो उस पर एक बार ऐसे चलाओ। जब एक बार पढ़ लोगे, एक बार हाइलाइटर चलाओगे तो दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब हम लेट के पढ़ते हैं तो आप सब लोग फील किए होगे, मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, हम लेट के पढ़ते हैं, पढ़ते गए 10 पेज पढ़ लिए, हम अपने से जब पहला पेज का क्वेश्चन खोजते हैं, अपने से ही 10 पेज पढ़ने के जस्ट बाद, मतलब आपके पास 10 मिनट भी नहीं बीते हैं, पहला पेज पे जब आप फिर से पहुंचते हो तो आपको ये अनुभव होता होगा कि हमने क्या पढ़ा। अचानक से पहला पेज का आपको सब कुछ डिलीट हो चुका रहता है 10 मिनट में। ऐसा क्यों होता है कि जब आप लेट के पढ़ते हो या फिर यहाँ पे हाथ रख के पढ़ते हो, तो ये जो है ना, ये दिमाग को पंखे का काम देता है, मतलब हेलीकॉप्टर का पंखा है ये। आप जो ऐसे पढ़ना शुरू करते हो, आप मेज कुर्सी पर बैठे हो और ऐसे रख लिए, कॉपी एकदम लगा दिए उधर और देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि अब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग विचरण कर रहा है, वो आपके साथ नहीं है, वो घूम रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो कि कल मेरा पेपर कैसा जाएगा, या मेरा कितना तैयारी है, या फिर हम कितना पढ़ चुके हैं, या फिर किसी को GHB मॉल याद आ रहा होगा, किसी को 80 घाट याद आ रहा होगा, किसी को विश्वनाथ जी का दर्शन याद आ रहा होगा। तो जहाँ जहाँ आप इमेजिन किए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, ये आपका दिमाग वहाँ घूम रहा है। अचानक से कुछ ब्रेक होगा, खटपट आवाज़ होगी, अचानक से आपको याद आएगा कि हम पढ़ रहे हैं। उतने दौर में आप 2-3 पेज पढ़ चुके हैं, वो दोनों तीनों पेज गायब है। आप खुद फील किए हो गए, ऐसे समझते हैं कि नहीं हो? तो आप हमेशा पेन ज़रूर रखो, ये एकदम आदत सी बना लो। कभी भी आप थ्योरी पेपर ही पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी उससे थ्योरी पेपर के भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। और अच्छा रिजल्ट आने के लिए चीज़ें याद होनी चाहिए। लॉजिकल ठीक है, आप मैथ में भी चीज़ें जब आपके 30 से 40% याद रहती हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। लॉजिक, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, हर चीज़ कैलकुलेट कर लेते हो, जोड़ लेते हो, कोरिलेशन बना लेते हो। एग्जामिनेशन पीरियड में कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका फैक्ट आपको पता हो। ये केवल एग्जामिनेशन पीरियड की बात नहीं है, आप किसी के पास अपना प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे हो, या आप किसी के पास जाके बोलने भी जा रहे हो, तो भी आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए कि आप जब बोलना शुरू करिए तो आपको सोचना, दिमाग सोचे नहीं है, बस वो चीज़ जो याद है उसको कंस्ट्रक्ट आप बोलते चले जाइए। सामने वाले के नज़र में आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाता है और फिर उतने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद आप जब जोड़ जोड़ के बोलना शुरू करते हैं तो आप बोल जाते हैं, अच्छा कर जाते हो। और ऐसे अचानक से ऐसे ही पहुंच गए कहीं भी, और अचानक से आपसे किसी से बातचीत शुरू हुई और आपका दिमाग पहले हिंदी सोच रहा है, फिर अंग्रेजी सोच रहा है, फिर कन्वर्ट कर रहा है, फिर बोल रहा है, इतने देर में शुरुआती 10 मिनट में आप गिर जाते हो।
आप अपना कॉन्फिडेंस भी गिरा देते हो सामने वाले के नज़र में। ठीक है, याद करना जो थ्योरी है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं दिमाग आपका तेज है, आप लॉजिकल माइंड हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत की बात अलग है, वो अलग लॉजिक होता है। ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट यदि अच्छा देना है तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए एकदम कंठस्थ। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पेपर का मैं बात कर रहा हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में आपसे, हर क्लास में ये बात कर रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के नाम पे फोबिया नहीं बनाना है दिमाग में। आपको जैसे जैसे अभी तक पढ़े हो वैसे वैसे पढ़ना है, बस लॉन्ग क्वेश्चन का प्रूफ नहीं पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है। उसमें से जो बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई चीज़ है, कब आया, क्यों आया, किसने बनाया, ठीक है, ये सब चीज़ों को भी आपको याद करना है। ठीक, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज होता है। मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। यदि कोई हमारे पास, कहाँ गया, पेन यही है ना, ये क्या हो गया, ओके कर दें। पेन ये कहाँ गया पेन, इसको दिख रहा है क्या कट रहा है, ठीक है, चल रहा है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, z यदि x y का फंक्शन है, मीन्स z यदि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का फंक्शन हुआ, तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो इनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वेरिएबल यदि यूज हो गए तो याद है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन सिंपल डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई होता है, याद है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको आप यदि सेकेंड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी होता है। ये दोनों जनरली इक्वल होते हैं। ठीक, इस तरह से आप 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। हमने आपको बोला है कि डिफरेंशिएशन करते समय, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या होगा, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। याद है, ये सब बात हुई है। आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और y एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। मान लो कि हमारे पास z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है। क्या निकालना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x कांस्टेंट हुआ, पढ़े हम लोग, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y।
ठीक, तो बस एक ही लाइन याद रखनी है, बाकी सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले वही यूज होंगे जो आप टोटल डेरिवेटिव में पढ़े हुए हो। ठीक, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन के फार्मूले नोट करके याद कर लेने हैं। ठीक, बस एक चीज़ याद रखनी है डिफरेंशिएट करते समय कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल आपका फंक्शन हो, वही वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा। उसके अलावा जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? इस यूनिट में ये कंसेप्ट यूज होता है। इस यूनिट में फिर हमने ऐसे सिंपल डाल दिया है कि कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वही ये टोटल डेरिवेटिव वाले, ठीक, यही यूज होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहा है वही वेरिएबल यूज होगा। कंसेप्ट क्लियर है? नोटेशन बस बदल जाएंगे, डेल डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है इस यूनिट में, उससे क्वेश्चन 2-3 जरूर बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर 2-3 बनेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन उससे जरूर बनने वाले हैं। वो है होमोजीनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस फंक्शन का ये जनरल फॉर्म है, आपको पता है। होमोजीनियस फंक्शन को जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये जो इसका पावर है ये होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री होता है। ये सब बेसिक क्लास में हुआ है, इस वजह से मैं बस रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। ठीक, तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन मतलब सिंपल होता है कि ईच टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो। ईच टर्म की डिग्री क्या हो, और ईच टर्म की डिग्री का मतलब कि उस टर्म में इन्वॉल्व वेरिएबल के पावर का सम, उस टर्म में, जिस टर्म की डिग्री आप बात कर रहे हो। टर्म क्या होता है, प्लस और माइनस। एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस टर्म डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही टर्म में आता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो सिंपल सा जो टर्म है, जैसे इस टर्म की डिग्री की बात करोगे तो कितना है, n, और इस टर्म की डिग्री करेंगे तो वेरिएबल देखो x है और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, और इसका पावर n-1 है, इसका पावर कितना है, दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा, n। उसी तरह सबका जोड़ करके करोगे तो सबकी डिग्री कितनी आएगी, n आएगी। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसको जनरली हम लिखते क्या है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द x है उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी सब y बाई एक्स का फंक्शन हो जाता है। तो जो ये x का पावर होता है यही उस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। ठीक, तो होमोजीनियस फंक्शन के यदि कोई z होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर्स ने एक थ्योरम दिया था। यूलर्स ने एक थ्योरम दिया था कि यदि z होमोजीनियस फंक्शन है तो x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसका बहुत ही यूज है, डायरेक्टली फार्मूला पूछता है आपको कितनी वैल्यू आएगी, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, एक स्टेटमेंट से ही बन जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरा कुछ लिख दिया, मान लीजिए कि ऐसे जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और आपसे पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू व्हाट। ठीक, ऑप्शन में दे दिया 2z 3z z, नन ऑफ दिस। ठीक, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके, अब आप नहीं जानते हैं यूलर्स थ्योरम, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, x से मल्टीप्लाई करिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y से मल्टीप्लाई करिए, देन दोनों को जोड़िए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यदि आप यूलर्स थ्योरम जानते हैं तो z ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, तो x डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल जेड कितना होगा, एन जेड होगा। कितना होगा, मतलब 2z। तो आंसर में 2z लिख सकता है, या कहीं कहीं ऐसे लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है? इसके बाद आता है फर्स्ट डिडक्शन। ये मिस्टेक है, प्रिंट गड़बड़ है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये फर्स्ट डिडक्शन होता है। क्या होता है कि z यदि u का फंक्शन है और u xy का फंक्शन है, और जो fxy है ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है nth डिग्री का। तो फार्मूला x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई जो होता है ये
एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू होता है। ये जनरली यूज होता है जब फंक्शन हमारा इनवर्स ट्रिग्मेटिकल में हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास z इक्वल टू u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई है। और क्वेश्चन पूछा कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू बताइए। ठीक, तो क्या करते हैं हम इसको सिंपल ऐसे, इसको इधर भेज दीजिए लॉग को, तो क्या हो जाएगा e के पावर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। दिख रहा है? बोलिए सब लोग, ये किसका फंक्शन है? u का। किसका फंक्शन हो गया? बोलिए, z किसका फंक्शन हो गया? और ये एफ यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। एफ यू किसका फंक्शन है? और ये होमोजीनियस है, इसकी डिग्री कितनी आएगी? 1। इसकी डिग्री कितनी आएगी? दिख रहा है सबको? ऊपर 2 है, नीचे 1 है। बोलो, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे? एन एफ यू अपान एफ डैश यू। एफ यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ई के पावर यू, तो ई के पावर यू अपान एफ डैश यू हो गया ई की पावर यू, एन की वैल्यू 1। आंसर कितना हो गया? 1। तो ध्यान रखिए, ये फर्स्ट डिडक्शन कब यूज होता है? जनरली जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो या फिर इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन हो। क्लियर है? हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव से क्लियर होगा। सेकेंड डिडक्शन आता है इसी का, यदि ये गड़बड़ है। फर्स्ट डिडक्शन से हमने लिखा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपान एफ डैश यू। यदि आप इसको, कोई भी u का फंक्शन आएगा वो, उसको यदि आप GU मान लीजिए, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड डिडक्शन में, सेकेंड ऑर्डर देख रहे हो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है? एक्स स्क्वायर का। डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2xy। क्या मल्टीप्लाई है? और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यदि ये चीज़ है तो इसकी वैल्यू GU G डैश यू माइनस 1 होता है, वेयर GU इज फर्स्ट डिडक्शन से जो राइट हैंड साइड मिल रहा है, फर्स्ट डिडक्शन से जो राइट हैंड साइड वो मिल रहा है वही क्या होगा? GU होगा। ठीक, ये यूलर्स थ्योरम है, आपको याद होना चाहिए। इस तरह से इस पे बेसिक क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन जहाँ मिलेगा उस पर देखा जाएगा। तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इतना आप सब कॉपी पे नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ जेड इक्वल टू 3xy प्लस 4x स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो सिंपल y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? तो x के रिस्पेक्ट में इसका कितना वैल्यू आएगा? 3y, और ये कितना आएगा? 8x। देखिए कौन सा है? 3y प्लस 8x। सही है? What is the value of del टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई फॉर z इक्वल टू दिस? z इक्वल टू दिस के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स del टू z बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप पहले z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। हमने आपको बताया था उस समय, इसका मीनिंग होता है डेल z डेल एक्स डेल 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 एक्स डेल z डेल वाई। तो आप पहले इसको क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? कितना आएगा? ध्यान से देखिए, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बोलो सब लोग। तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। समझते सब लोग? और जो मिला उसको किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई कितना आ जाएगा? 6x। ऑप्शन जो उसमें दिख रहा है आपको वो सही है। कितना है? एकदम बेसिक से लेके चला जा रहा है, इसलिए कि बहुत बड़े क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर द यूलर्स थ्योरम, अभी हमने पढ़ा यूलर्स थ्योरम। हाँ,
कौन सा सही है? Z शुड बी होमोजीनियस एंड ऑर्डर एन, द Z शुड नॉट बी होमोजीनियस, द Z बी इम्प्लिसिट, द Z बी फंक्शन ऑफ x एंड y। कौन सा सही है? सबको क्लियर है? विच थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस फंक्शन? यूलर्स थ्योरम। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है किताब का कराया हुआ क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में पूछता था। मैं आपसे बोला ना कि वो भी क्वेश्चन आपको रिजल्ट के तरीके से याद करना है। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। यदि आपको थोड़ा भी हिंट होगा तो आप इसको 2 मिनट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहले z के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में, देन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो मिलेगा, समझ में आ रहा है सबको, उसके जगह पे x y z के जगह पे कितना रख देना है? 1 1 1, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? नहीं, देखिए ध्यान से। पहले हम क्या निकालेंगे? डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई, बोलिए सब लोग, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है बताइए? कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल से डिफरेंशिएट होता है, भूल गया? e के पावर एक्स वाई जेड है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स जेड के रिस्पेक्ट में। पहले वो हुआ एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो मिला e टू द पावर एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में होगा? जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स वाई। अब क्या निकालना में? डेल टू यू अपान डेल वाई डेल जेड। क्लियर है? बोलिए सब लोग। तो एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? वाई के, तो एक्स हो गया बाहर, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई। बोलो सब लोग। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 प्लस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? प्लस ये 1 है, प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा? e के पावर एक्स वाई जेड रहेगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? एक्स जेड। किसको दिक्कत है? x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अब अगेन इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक। x के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, मान लीजिए e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू 1, एक्स का कितना होगा? प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। किसको दिक्कत? प्लस, अब इसको करिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, वाई जेड क्या है? कांस्टेंट है, वाई जेड क्या है? क्लियर है? तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू 2x, समझते हैं सब लोग? प्लस, बोलो, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल क्या आ जाएगा? e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई टू के पावर एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? वाई है एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये 2 है, तो 2x वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड। कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर एक्स वाई जेड बचेगा 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये नहीं बचेगा। इसके बाद 1 1 1 रख दीजिए, क्या रख दीजिए? कितना रख दीजिए? तो e के पावर 1 1 1 रखेंगे तो कितना आएगा? और यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1, ये 2 और ये 3 हो गया ना, प्लस वहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा? 1, तो 5
ई आना चाहिए आंसर, यही सही है। सही है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे आप। अब देखिए, यदि आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा हुआ होगा तो आपको करने में 2-3 मिनट लगेगा। मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा रहा हूँ, तब हमको 3 मिनट लगा है, 3 से 4 मिनट लगा। बोलो भैया, आपको करना है सिंपल, तो आपके सामने से यदि क्वेश्चन गुजरा रहेगा तो आपको 2 मिनट लगेगा बिना शॉर्टकट का, विदाउट शॉर्टकट। अब इसमें शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट कुछ अलग से चीज़ नहीं होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। शॉर्टकट क्या होता है? लॉन्ग कट का सिंपलेस्ट फॉर्म ना, यही ना आपको डिफिनीशन में दिया गया है, यही पढ़ाया जाता है ना। शॉर्टकट मैथमेटिक्स, शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट गणित, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट यही होता है कि आप लॉन्ग कट में कितने स्टेप को एलिमिनेट कर चुके हैं अपने एंड पे। किसके एंड पे? जैसे मैं शॉर्टकट किसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, मैं किसी क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली किसी तरीके का 4-5 स्टेप उड़ा दिया और मैंने एक फार्मूला बना लिया वहाँ पे। क्या बना दिया? फार्मूला, जो बीच में है। अब मैंने बोला कि इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल गया। यही शॉर्टकट है, यही ना होता है शॉर्टकट ट्रिक। बोलिए, ये जब आप अपने से बनाओगे तो वो आपको क्वेश्चन घुमा भी देगा, तो फिर से उस शॉर्टकट में आप अपने से उसका शॉर्टकट बना सकते हो। अदरवाइज यदि मेरे दिए हुए शॉर्टकट पे आप केवल रिजल्ट याद करके जाओगे तो क्वेश्चन यदि ट्विस्ट किया तो मैथमेटिक्स में तो आप शॉर्टकट से नहीं पार हो सकते। ठीक, शॉर्टकट बनाया जाता है तब जब आप अपने से लॉन्ग कट क्वेश्चन करिए और उसमें से आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक स्टेप को उड़ा सकते हो। आप पहले स्टेप को उड़ा सकते हो, दूसरे स्टेप को, आप डायरेक्ट तीसरे स्टेप में चले जाओ। होता है ना, समझ में आ रहा है? जैसे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से लंका जाना है BHU, तो पहली बार यदि आपको जाना है, किसी ने रास्ता बताया, कोई भी रास्ता बताए, तो सीधा रास्ता बताएगा। यहाँ से आप जाइए नदेसर, नदेसर से अंद्रापुल, सिगरा, रथ यात्रा, बेलूपुर, रविंद्रपुरी या फिर जो भी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पहले दिन बताया कि नहीं उससे मत जाओ, एक शॉर्टकट है। आप यहाँ से जाओ और रथ यात्रा से घूम जाना, CHS के पीछे पीछे निकल जाओगे, डायरेक्ट पहुँच जाओगे तुम गुरुधाम। ये शॉर्टकट है। ये क्या है? ये मेरे लिए तो बहुत आसान है, बोलो। और मैंने शॉर्टकट बताया अपने हिसाब से कि बहुत आसान है, आप जाम से फंस जाओगे, बच जाओगे। रथ यात्रा के आगे जाम लग जाता है, CHS के आगे भीड़ रहती है। पहली बार यदि आपको मेरे बताए हुए रास्ते पे, मैंने मेरे शॉर्टकट पे जाना हुआ और गली में आप घुसे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको कहाँ जाना है। कई बार आपको ये लगता है कि हमको घूमना इधर है, लंका इधर दिख रहा है और गाड़ी हमारी इधर टर्न हो रही है, तो ये लगेगा कि ये शॉर्टकट लग रहा है, गड़बड़ है। कई बार यदि पहली बार आप करने जा रहे हो तो आप लौट के चले आओगे, कुछ दूर जाने के बाद भी लौट के चले आते हो कि लग रहा है उल्टा गली में घुस गया हूँ मैं। और जब आप कई बार लंका आए गए और अचानक से आपको एक दिन रथ यात्रा पे जाम मिला और आप गली में घुस गए, अपने से गली में घुस गए, तो हम करते क्या है? हमको रास्ता पता नहीं है, तो हम करते क्या? ऑटो वाले को फॉलो करते हैं। जो हमारे आगे ऑटो वाला या बाइक वाला जा रहा है उसको फॉलो करते हैं। वो जैसे जैसे घूम रहा था वैसे वैसे घूमते घूमते मैं निकल गया, कहाँ पे? कहाँ निकल गया? वहाँ गुरुबाग निकल गया। अचानक से गुरुबाग निकल गया। उस दिन जो आपने शॉर्टकट पाया या जो उस दिन आपने शॉर्टकट बनाया, अगले दिन वो शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही आसान शॉर्टकट बनेगा। आप जब जाएंगे, थोड़ा भी जाम दिखेगा, आप तुरंत वो रास्ता फॉलो कर लेते हो। समझते हो कि नहीं? इस वजह से आप कोई भी क्वेश्चन अपने से लॉन्ग कट वाला प्रोसेस करने के बाद अपना शॉर्टकट बनाने की कोशिश करो कि इसमें से हम क्या बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, किसी से कोरिलेट करके, किसी चीज़ से, किसी के बताए हुए शॉर्टकट से पर्टिकुलर चीज़ का सलूशन मिलेगा। लेकिन समस्या यदि बदली, यदि उसमें ट्विस्ट आया तो आपको दिक्कत होगी, फंस जाएंगे आप। और अपने से यदि शॉर्टकट बनाए रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्लियर है? कर लोगे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हिसाब से भी था। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव में भी आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। फॉर द टू फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? del f by del x इक्वल टू del g by del x, del f by del x इक्वल टू माइनस del g by del x। आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को और चेक कर लेंगे कि कौन सा रिजल्ट सही है। कर सकते हैं आप? किसको दिक्कत है? ये देखिए, ये भी नोटेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड फाइंड द एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब भी वही है, डेल एफ बाई डेल एक्स। याद है क्या करना है? इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कितना आएगा? 2x प्लस वाई जेड, और जेड का क्या हो जाएगा? 0, और वैल्यू पुट कर देनी है 1 1 1। तो 1 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ भी क्या आएगा? 1 इंटू 1। कितना आंसर हो गया? 2 है। 3 आ गया? हाँ, ये 2 है, 2 प्लस 1 तो 3 आ गया। आंसर कौन सा है? कंसीडर अ फंक्शन दिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का रूप बदला है। कर सकते हैं आप? x इक्वल टू 2 1 3, तो उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और 2 1 3 उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको बताया, इफ द फंक्शन u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स क्यूब, ठीक, अपान एक्स माइनस वाई, अपान एक्स माइनस वाई। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, केवल वाई क्यूब है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा। अब सिंपल से समझिए, ये क्या है? हमने बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कौन सा लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या लगेगा? बोलो सब लोग, बस एक लाइन में आंसर देखो। अब इसको शॉर्टकट कहो या फार्मूला कहो या जो आप कहिए, इसको इधर आप दिमाग में भेज दीजिए। तो ये ई के पावर कितना हो गया? तो ये एफ यू की वैल्यू कितनी हो गई? ई के पावर, और ये जो बच रहा है आपके पास, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है? ऊपर 3 है और नीचे कितनी है? तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी हो गई? तो हमने फार्मूला पढ़ा, एन एफ यू अपान एफ डैश यू। बोलो सब लोग। तो ये चीज़ आपको पता है कि जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव सेम होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? तो एफ यू अपान एफ डैश यू हमेशा कितना आएगा? 1। तो उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? एन के। कितने के बराबर होगा? तो एन कितना है इसका? तो आंसर कितना हो गया? नहीं आया समझ में? इस तरह का आपको जब भी क्वेश्चन मिले जहाँ लॉगरिथमिक हो, ठीक ना, तो उसका यदि ये वैल्यू पूछ रहा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल एक्स, तो वो इसके डिग्री के ही वैल्यू के बराबर आएगा। यही है शॉर्टकट बनाने का तरीका। क्लियर है? y इक्वल टू लॉग साइन एक्स देन डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लेंगे आप। एक्स के रिस्पेक्ट में तो टोटल डेरिवेटिव ही हो गया, एक्स का ही फंक्शन है वो, साइन का। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है, प्रूव कर लॉन्ग क्वेश्चन में, और प्रूव करने के लिए और टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, मैं भी आया था ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2, देन डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u अपान डेल जेड स्क्वायर कितना होगा? हाँ, गेस मत करो, बताओ कितना आएगा। इसको डिफरेंशिएट करके करना है आपको, नहीं आ समझ में? क्वेश्चन कराया हुआ है, आप करोगे तो डिनोमिनेटर में ये आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कहाँ आ जाता है? याद है? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यही चीज़, ठीक। ऊपर 2x हो जाएगा प्लस 2i हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। बोलो सब लोग। फिर उसको आप जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फार्मूले से वो डिफरेंशिएट होगा, फिर देन उसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। हो जाएगा? ट्राई करना। आंसर बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है ये?
क्या हो गया, फुल हो गया क्या? ठीक है, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। वो मान लो z है या f, जो भी आप लिख लो, z इक्वल टू क्या होगा, y अपान x। बातें मत करो। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, ये हो जाता है log z। क्या हो गया, और ये कितना हो गया, x log y। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, पहले किसके करोगे, y के, किसके, फिर जो मिलेगा वहाँ से आप फिर z के, वहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रख दोगे, आंसर मिल जाएगा। सही है। ये क्वेश्चन देखो, याद है, रिजल्ट में हमें लग रहा है गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे ये होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हाँ, वही आंसर है, यहाँ भी होल स्क्वायर होना चाहिए, जो भी लिखा है आपको याद है। अब इसको करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है, इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार है। क्या है ये, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड यू, और इसके साथ ये है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। गलती लोग करते क्या हैं, इसको अंदर ले जाके डिफरेंशिएट करके होल स्क्वायर कर देते हैं और आंसर मार देते हैं प्लस। ये होल स्क्वायर नहीं है, ये वेरिएबल है, अरे सॉरी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या है ये, तो एक ऑपरेटर पे दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आता है आंसर, आपको याद होगा, ये आता है 1 अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। बातें मत करो, इनटू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं आप, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x जेड अपान ये सेम रहेगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, अपान ये सेम रहेगा। जब आप जोड़ेंगे तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हो, तो बचता है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और नीचे वाला फार्मूला है, इसका फैक्टर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो ऊपर आएगा ब्रैकेट में वही नीचे आता है, याद आ रहा है। तो इसका जो सम आएगा डेल यू बाई डेल एक्स का, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, कितना आएगा, 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 नहीं 3 अपान, क्योंकि हर जगह 3 है, समझ में आ रहा है सबको। अब इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आता है -3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वाई के रिस्पेक्ट में भी यही आएगा और जेड के रिस्पेक्ट में भी वही आएगा। तो जब आप के सामने से क्वेश्चन गुजरा नहीं है, आप इस क्वेश्चन को किए नहीं हैं, तो जनरली लोग आंसर मार देते हैं ये, क्योंकि आपको दिखता है कि वहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है प्लस होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस। क्यों, कि जब आप जोड़ेंगे -3 अपान प्लस -3 तो 9, आंसर इसका ये हो। ये जो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मैं पढ़ाते समय भी बोला था, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होता है, आपको याद है, नहीं गलत है ये, वही चीज़ है नुमिनेटर डिनोमिनेटर वाला बात जो आ जाए, ठीक है। जी एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एफ एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर, पढ़े हो ना, फार्मूला है बस, नुमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर पढ़े हो ना। तो डिनोमिनेटर इंटू नुमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर इंटू नुमिनेटर का डेरिवेटिव अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, वही चीज़ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल जेड, लिखने में गड़बड़ हुआ,
डेल जेड अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बात हो चुकी है। ये फार्मूला है, इसमें से कौन सा फार्मूला सही है आपको लिखना है। साइन इनवर्स एक्स का हमको लग रहा है यही सही है। ये ट्रू फॉल्स है, डेल ट्रू फॉल्स कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डेरिवेटिव इज करेक्ट, ये तो फार्मूले पे डाल दिया गया है बस। फार्मूला रिवीजन के लिए ऐसे डाल दिया गया है, ये टोटल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इम्पोर्टेंट क्या है इस यूनिट में, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, एक यूलर्स वाला, ठीक। एक क्वेश्चन और इसमें नोट नहीं हो पाया है, यदि आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आए y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, ऐसे, ठीक ना। तो ये चेन रूल से होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। तो जैसे ऐसे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, तो इस तरह का जो रिजल्ट आता है जिसमें ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, क्या होता है नहीं वो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस मैंने गड़बड़ लिखा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यदि ये साइक्लिक ऑर्डर में है डिफरेंस इसका, तो इन तीनों का सम हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इतना ही को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए, ठीक। ये यूनिट में और भी क्वेश्चन करिए, और जो हो सके वो हमें पूछिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी। व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर दिया करो, समय मिलेगा मैं उसका सलूशन आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।